हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी सेंटर। चलिए बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक देखिए हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने 2 लेक्चर्स को अपलोड कर दिया है। पहला लेक्चर था रशिया की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को लेकर, रशिया का ओवरऑल मैप, पूरा एंशियंट मैप से लेकर लेटेस्ट मॉडर्न मैप तक पूरा का पूरा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिया है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में रशिया की आइडियोलॉजीज वगैरह की, रशियन में कौन कौन सी फिलॉसफी या फिलोसफर्स ने कौन कौन सी आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया था, इसके बारे में हमने देखा था। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे कोई रेवोल्यूशन हुआ है तो उसमें फिलोसफर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, उनकी आइडियोलॉजीज का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, तब तक आप कैसे उस चीज के खिलाफ कैसे विद्रोह करोगे। ठीक है, जैसे आप सपोज करो आप जानते हो कि हाँ ये चीजें बहुत गलत है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज कैसे उठानी है, जब तक ये आपको कोई बताने नहीं आएगा, आप कैसे उस चीज को रिवोल्ट करोगे। तो ध्यान रखिएगा, फिलोसफर्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी रेवोल्यूशन को क्रिएट करने में। तो यहां पे हमने पिछले क्लास में देखा था तीन तीन तरह की आइडियोलॉजीज जो अलग अलग फिलोसफर्स ने दी थी, फॉलोअर्स हुए उसी तरह से। तो जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर जाके जरूर देख लें। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है। तो सिंपल सी बात है, सोशलिज्म क्या है ये देखा, बिगनिंग देखी, लिबरल्स देखे कौन होते हैं, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, इनके बारे में जाना। आज हमें स्टार्ट करना है सोशलिज्म इन यूरोप की शुरुआत कैसे होती है, मतलब यूरोप में सोशलिज्म फैलता कैसे है। तो सबसे पहले याद रखिएगा सोशलिज्म क्या है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। सोशलिस्ट विचारधारा के लोग कहते हैं कि भैया प्राइवेट प्रॉपर्टी मत रखो, मतलब अपना पर्सनल ऐसा मत करो कि आप सारा का सारा पैसा अपने पास इकट्ठा कर लो, बाकी लोगों को कुछ मिले ही ना। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था याद हो, तो आप सभी को लूट लिया, हम सभी को लूट लिया, पूरे देश को कंगाल बना दिया और सारा का सारा पैसा कहां भेज दिया, ब्रिटेन। तो हमारी हालत कैसी हो गई, खराब हो गई, यहाँ पॉवर्टी आ गई, इलिटरेसी बढ़ गई। ध्यान रखिएगा, तो सोशलिज्म इसी के खिलाफ है। वो कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। यही कहीं ना कहीं समाज में बुराइयों के, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी ही कहीं ना कहीं समाज में बुराइयों के लिए जिम्मेदार है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टीज ना हो, प्राइवेटाइजेशन चीजें ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है समाज में बुराइयां नहीं होंगी, ऐसा मानना है सोशलिस्ट विचारधारा के लोगों का। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहां पे सोशलिस्ट लोगों का मानना था कि जितनी भी चीजें हों वो कोऑपरेटिव्स के थ्रू चलाई जाए, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स के थ्रू चलाई जानी चाहिए, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का राइट नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो अगर हमारा देश पूरी तरह से सोशलिस्ट होता, तो जैसे अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस, ठीक है, तो अगर हमारा देश सोशलिस्ट होता तो वो कंपनी किसी एक पर्सन के नाम ना होती, तब वो ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा चलाई जाती। जैसे एग्जांपल के लिए अमूल, आनंद मिल्क ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, इसका ये याद रखिएगा ये क्या है, कोऑपरेटिव है। ठीक है, तो इसको चलाने वाला पूरा ग्रुप है, ना कि कोई एक पर्सन है, ध्यान रखिएगा। तो इसी चीज को सोशलिस्ट लोग काफी ज्यादा बढ़ावा देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव्स। तो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव से ज्यादा जोर दे। अब देखिए सोशलिस्ट विचारधारा को देने वाले कौन कौन थे, तो याद रखिएगा एक कार्ल मार्क्स और दूसरे थे फ्रेडरिक एंगल्स। याद रखिएगा ये दो नाम। कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक लिखी थी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कार्ल मार्क्स ने अपनी कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे ये कैपिटलिस्टिक के विरोधी थे, मतलब पूंजीवाद के खिलाफ थे। इनका ऐसा मानना था कि समाज में जो गरीबी है, लाचारी है, वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्टिक के कारण ही है, क्योंकि कैपिटलिस्टिक लोगों ने क्या किया है, सारा का सारा पैसा अपने पास कंसंट्रेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मार्क्स का मानना था कि सारे राइट्स किसके पास होने चाहिए, वर्कर्स के पास होने चाहिए, ना कि कैपिटलिस्टिक लोगों के पास होने चाहिए। और इसी आइडियोलॉजी को कम्युनिस्ट सोसाइटी या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कही गई। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं। आप जानते हो ये महान शख्सियत कौन है जिन्होंने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को जन्म दिया। याद रखिएगा अगर ये महान शख्सियत ना होती तो आज आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, 1 रुपए का जस्ट पर्चा बनवा के अपने आप को दिखाने के लिए, या जो गरीब लोग दिखा पाते हैं अपने आप को 1-1.5 रुपए के पर्चे में और दवाइयां फ्री में ले पाते हैं, वो इन्हीं की विचारधारा का रिजल्ट है बेटा। अब सपोज करो अगर इन्होंने वो आइडियोलॉजी को जन्म ना दिया होता तो आज सारी चीजें कैपिटलिस्टिक होती। मतलब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जाके दिखाते हो तो पहले ही क्या कहते हैं, इतने रुपए जमा करिए जल्दी से, तब आगे चल के आपका ट्रीटमेंट होगा। तो वही चीज होती पूरे देश में, लेकिन इन्हीं की आइडियोलॉजी का आज इंपैक्ट है
कि आप देखते हो कि लोग सोशल एक्टिविटीज वगैरह में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनका नाम सभी लोग जान ही गए, क्या नाम है इनका? कार्ल मार्क्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट सोशलिज्म के लिए क्रिएट करना कैसे स्टार्ट हुआ पूरे वर्ल्ड में। तो पहली चीज, इसके लिए हमेशा जैसे कोई आइडियोलॉजी फैलानी हो तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, या एक ग्रुप बनाया जाता है, या पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी बनाया जाता है, इस तरह का फॉर्म किया जाता है। उसी तरह सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था द सेकंड इंटरनेशनल। इसका सिर्फ एक ही पर्पस था, सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज को पूरे देश में फैलाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच तक सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज को फैलाना। ठीक है, देख रहे हैं जब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पूरे यूरोप में फैलने लगी, देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये कैपिटलिस्टिक लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोगों को दबा रहे हैं। ये बात समझे कि नहीं आप? तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल मिलता है कुछ वर्क जो जर्मनी के वर्कर्स थे और इंग्लैंड के लोग थे, इन्होंने मिलकर इस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया या स्प्रेड करना स्टार्ट किया और एसोसिएशंस फॉर्म करने लगे जो आगे चलकर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के, आज के समय की बहुत फेमस पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से फेमस हुई हैं। ध्यान रखिएगा। अब आप सभी से एक क्वेश्चन है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जर्मनी में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इंग्लैंड में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? दो ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं बस, याद रखिएगा, दोनों देशों में। तो उन दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के नाम चाहिए मुझे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। तो इन्होंने क्या किया, अपने मेंबर्स के लिए काफी सारी डिमांड्स रखी। जो ऑर्गेनाइजेशंस बने, एसोसिएशंस बने द सेकंड इंटरनेशनल के बिहाफ पे, उन्होंने वर्कर्स के बिहाफ पे आवाज उठाना स्टार्ट किया। आप जानते हो अगर वर्कर्स के बिहाफ पे आवाज उठाओगे आप, तो आपके साथ क्या होगा? जो कैपिटलिस्टिक लोग हैं ये आपके विरोध में चले जाएंगे। ठीक है, और जहां मनी होता है वहां पावर होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो आप रशिया की सोसाइटी देखो बेटा। तो देखिए सबसे पहले द सेकंड इंटरनेशनल का जो रिजल्ट रहा वो रशिया पे क्या रहा उसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए द सेकंड इंटरनेशनल का रिजल्ट ये रहा कि रशिया में एक सीक्रेट पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसका नाम था आरएसडीपी। क्या नाम था? आरएसडीपी, रशियन सोशलिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। कब बनी थी? 1898 में बनी थी, ये ध्यान रखिएगा। 1898 में इस पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। किसके आइडियोलॉजी पे बनी हुई थी? याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स के। और इसके लीडर कौन थे? तो लेनिन वगैरह थे, ध्यान रखिएगा, जो फेमस में से हैं। तो लेनिन ने अपनी भी कुछ आइडियोलॉजी मार्क्स के साथ ऐड कर ली, इसलिए जो नई थ्योरी बन के आई उसे मार्क्सिस्ट लेनिन कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाद में इनके जीते जी नहीं, मरने के बाद। ठीक है, अब इसका काम क्या था कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को देखना है। जो आरएसडीपी बनी थी किस पर्पस से बनी थी? कि वर्कर्स की आवाज बनेंगे। किसकी आवाज बनेंगे? वर्कर्स की, जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स हैं। ठीक है, और वर्कर्स को क्या कहा गया? याद रखिएगा, प्रोलेटेरिएट का। क्या क्या कहा गया बेटा? प्रोलेटेरिएट, याद रखिएगा ये बात। तो ये जो वर्कर्स थे इन्हीं की आवाज को उठाने के लिए पर्टिकुलर पार्टी बनी जिसका नाम था आरएसडीपी। अब जो आरएसडीपी पार्टी थी ये आगे चलकर 1903 में दो पार्ट में टूट गई, बिखरा हो गया। आइडियोलॉजी का थोड़ा बहुत डिफरेंस था दोनों में, इसीलिए दो पॉलिटिकल पार्टीज इससे टूटकर बनी, एक बोल्शेविक और दूसरी मेंशेविक। ध्यान रखिएगा, यहां तक का आई होप सभी को समझ में आ गया होगा पॉलिटिकल पार्टीज। अभी बोल्शेविक और मेंशेविक का कितना बड़ा रोल है अभी हम आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं आपके रशियन रेवोल्यूशन की रूट्स कहां पे हैं, जड़ें कहां पे हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बिना बैकग्राउंड के आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए पहले बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि रेवोल्यूशन क्रिएट कैसे हुआ। हम चाहें तो आपको 1917 का डायरेक्ट रेवोल्यूशन पढ़ा सकते हैं, लेकिन बेटा उससे पहले जान तो लो क्या अचानक से वो, मैंने पहले भी बताया था, याद रखिएगा, कोई भी रेवोल्यूशन अचानक से खड़ा नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है। ठीक है, हाँ, बस स्पार्क तुरंत का होता है, मतलब किसी चीज को स्टार्ट करने का स्पार्क तुरंत का होता है। ठीक है, अब देखिए ये सबसे पहला जो रशियन रेवोल्यूशन की रूट या कॉजेज रहे हैं जिसके कारण स्टार्ट हुआ, सबसे पहला था रूसो जापानीज वॉर। कब का? 1904-5 का। ध्यान रखना, 1904-5 में रूसो जापानीज वॉर जो हुआ था, यहीं से कहीं ना कहीं रशियन रेवोल्यूशन की एक स्टार्टिंग हो गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या हुआ रूसो जापानीज वॉर में। तो अब जरा सा मैप पे आ जाइए, मैप को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, दोनों की लोकेशंस
क्या होता है इसमें, ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए जो ये बैगनी कलर का है आपको दिख रहा होगा ऊपर का पार्ट, ये रशिया है, रशियन एम्पायर लिखा हुआ है, सभी को दिख ही रहा होगा। तो बैगनी कलर का जो पार्ट है ये क्या है, रशिया है। और इधर देखिए ये ऑरेंज कलर का जो है, ये देख रहे हैं आप सभी लोग, ये देख रहे हैं जापान अंपायर है, ये क्या है, जापान अंपायर या जापानीज अंपायर ये रहा आपका। अब देखिए आपको इस लड़ाई इस वॉर से पहले आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, पोर्ट। आई होप सभी लोग आप जानते हो कि पोर्ट क्या होता है। पोर्ट मतलब बंदरगाह। क्या होता है बेटा, बंदरगाह। अब देखिए पोर्ट कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के पोर्ट होते हैं, एक वार्म पोर्ट होता है, दूसरा कोल्ड पोर्ट होता है। क्या क्या होता है बेटा, वार्म पोर्ट और कोल्ड पोर्ट, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये बंदरगाह जो होते हैं आप जानते हो ना, इन पे बड़े बड़े शिप्स आके खड़े होते हैं। अधिकतर नेविगेशन कहां से होता है, ओशियन से होता है कि नहीं होता है। एक देश से दूसरे देश अगर आपको कोई सामान भेजना हो सबसे चीपेस्ट वे क्या है, ओशियन से। ठीक है, तो ओशियन में बड़े बड़े कार्गो शिप्स चलते हैं ना बेटा, तो वो अगर आपके लैंड सरफेस के किनारे आएंगे तो उन्हें पोर्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो यही पोर्ट है जो आपको दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक वार्म दूसरा कोल्ड। अब दोनों में समझ लीजिए डिफरेंस क्या है बेटा। देखिए वार्म पोर्ट जो होता है ये कभी जमता नहीं है। आप जानते हो ना ठंड पड़ती है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कितनी ज्यादा कड़ाके की ठंड रहती है, वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है ना बेटा। तो अब आप सोचो कि ठंडियों में वहां पे हम नाव लेकर चले जाएं, तो आप जा सकते हो क्या वहां पे, नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे हमेशा क्या मिलेगी आपको, बर्फ ही मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ याद रखिएगा पोर्ट होते हैं जो साल के 6 महीने जमे हुए होते हैं और साल के 6 महीने गर्मियों के कारण पिघल जाती है बर्फ वहां की, तो उन्हें ही कहा जाता है कोल्ड पोर्ट। क्या कहते हैं बेटा, कोल्ड पोर्ट, ठंडे पोर्ट, एक तरीके से हिंदी में कहा जाए तो ठंडे बंदरगाह। तो ये कोल्ड पोर्ट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि साल के 6 महीने तो ये इनकी बर्फ पिघली रहती है, लेकिन साल के बाकी 6 महीने बर्फ जमी रहती है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोल्ड पोर्ट। और वार्म पोर्ट वहीं पे जान लीजिए बेटा, कभी भी उसका पानी जमता नहीं है, साल के 12 महीने वहां पे आप शिप्स ले जा सकते हो, कभी भी ले जाइए कभी भी ले आइए। तो देखिए रशिया के साथ दिक्कत ये थी, रशियन एम्पायर के साथ, कि उसके पास कोई वार्म पोर्ट नहीं था। किस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ, यही तो ईस्ट है बेटा। ठीक है, ये ईस्ट है और इधर क्या है, वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, तो ईस्ट की तरफ रशिया के पास कोई भी वार्म पोर्ट नहीं था। एक वार्म पोर्ट जो था उस समय, वो याद रखिएगा कोरियन एम्पायर के पास था। ये देखिए PA लिखा हुआ है, पोर्ट आर्थर। ठीक है, तो इस पोर्ट आर्थर के लिए लड़ाई हुई। अब रशिया चाहता था कि इस पोर्ट आर्थर पर कंट्रोल रशिया का रहे और जापानीज चाहता था कि उसका कंट्रोल आ जाए इस पे। तो इन दोनों में इसी पोर्ट आर्थर को लेकर लड़ाई हुई। बात समझ में आई कि नहीं, किस लिए ये वॉर स्टार्ट हुई है, तो पर्टिकुलर एक पोर्ट के लिए वॉर स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इसी पोर्ट को कब्जा करने के लिए दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हुई। ठीक है, और थोड़ा सा ये मंचूरिया वाला रीजन जो है इसको भी कैप्चर करने के लिए एक दूसरे में। अब याद रखिएगा मंचूरिया वाला रीजन क्यों चाहिए बेटा, इसी से तो एक्सेस मिलेगा पोर्ट आर्थर का। अदरवाइज नीचे क्या है, कोरियन एम्पायर है, इधर क्या है, मंगोलियन एम्पायर है। ठीक है, तो यहां से तो आप नहीं ले सकते एक्सेस। ठीक है, यहां दूसरे किंगडम्स हैं, तो आपको कहां से आना पड़ेगा, मंचूरिया वाले रीजन से आना पड़ेगा ना बेटा। तो रशिया नहीं चाहता था कि ये वाला रीजन उसके हाथ से जाए। तो यहां फाइनली जापानीज आर्मी ने इस पोर्ट आर्थर को कैप्चर करने के लिए रशियन एम्पायर से युद्ध किया। अब देखो रशियन एम्पायर उस समय का सबसे बिगेस्ट एम्पायर था, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा एम्पायर, और इसकी आर्मी भी विश्व की उस समय लगभग सबसे बड़ी आर्मियों में से एक आती थी, सबसे बड़ी सेना थी इसके पास। तो रशिया अपने आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा अभिमान करता था, वो जानता था कि उसकी आर्मी के आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। अब जापानीज लोग जो थे इनके लिए एक मतलब पूरी दुनिया में एक मैसेज था कि ये लोग पुरानी आइडियोलॉजी से लड़ते हैं, तलवार वगैरह चलाया करते हैं। तो रशियन को ये उम्मीद ही नहीं थी कि जापानीज उन्हें हरा देंगे। वो भी देख रहे इतना छोटा सा रीजन है जापानीज का, लोग भी कम, ऐसा मान रहे हैं रशियन कि इनके पास टेक्नोलॉजी भी पुरानी है। लेकिन पिछले 50 सालों में वॉर से पहले इन्होंने अपने आप को बहुत तेजी से डेवलप कर लिया। किन्होंने, जापानीज आर्मीज ने, जापानीज एम्पायर ने अपने आप को काफी तेजी से डेवलप किया, जिसके कारण ये हर चीज में एडवांस हो गए। तो इस बात का रशिया को अंदाजा बिल्कुल नहीं था। अब रशिया ने सोचा था ये वॉर तो वैसे छोटा सा वॉर है, कहां छोटा सा देश जापान आराम से हरा देंगे। लेकिन जब जापानीज आर्मी आई अपने एडवांस इक्विपमेंट के साथ, तो रशियन आर्मी उसके आगे टिक नहीं पाई। फाइनली पहली बार इतिहास में 400 सालों में रशिया के पहली बार किसी देश ने रशिया को हराया है, वो भी छोटे से देश ने।
अब ध्यान रखिएगा। अब एक बात आप लोग बताइए बेटा, अगर किसी देश को आपको कंट्रोल करना हो, आपको किसी देश पे शासन करना हो, तो किसके दम पे आप शासन करोगे? आर्मी के दम पे ही तो करोगे, ठीक है। आर्मी के बिना क्या आप शासन कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरे देश को आपको कंट्रोल करना है तो आपको क्या चाहिए? आर्मी ही तो चाहिए। अगर कहीं से आपको पता चल जाए कि आपके देश के राजा की जो आर्मी है वो काफी कमजोर है, तो आप क्या करोगे? विद्रोह कर दोगे, रिवोल्ट कर दोगे ना बेटा। तो वैसा ही कुछ रिजल्ट इस वॉर का आया। अब आप, आई होप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि रशियन अंपायर और जापानीज अंपायर के बीच में युद्ध क्यों हुआ 1904 और 5 में, ठीक है। ये रीजन सभी को क्लियर हो गया होगा। मैप के अकॉर्डिंग भी मैंने बहुत अच्छे से दिखा दिया है, तो ये बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो रशिया के इस वॉर में रशिया की बहुत बुरी तरह से हार हुई। रीजन समझ में आ ही गया होगा क्यों वह हार हुई, क्योंकि जापानीज ने अपने आप को काफी ज्यादा एडवांस बना लिया था। और इस शर्मनाक हार के कारण, ध्यान रखिएगा, ह्यूमिलेटिंग वॉर जो डिफीट थी वॉर की, इसने क्या किया? रशियन लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जगाई कि ये रशियन आर्मी ऐसी नहीं है कि इसको हराया नहीं जा सकता, बिल्कुल इसको हराया जा सकता है। जब जापान जैसे छोटे से देश ने इसको हरा दिया, तो हम लोग तो बिल्कुल इसको हरा सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे जो रशियन लोग थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और फाइनली रशिया में एक रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, रशिया के अंदर ही, रशियन अंपायर के अंडर ही, ठीक है, जार निकोला सेकंड के खिलाफ, कि भैया अब हमें राइट्स चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। रूसो जापानीज वॉर से किस तरह से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जनता के मन में कैसे आया कि हम रिवोल्ट कर सकते हैं, पहले क्या कारण थे कि जनता दबी हुई थी, अब जनता के अंदर एक नई उम्मीद है, नए जोश के साथ रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही है। कहां की जनता? रशियन अंपायर की जनता। किसके खिलाफ? रशियन एम्परर के खिलाफ, ठीक है। अब देखिए, इसको कई हिस्टोरियंस, याद रखिएगा बेटा, रशिया का पहला रशियन रिवोल्ट भी मानते हैं, ठीक है, कई हिस्टोरियंस। अब इस रिवोल्ट में क्या हुआ? वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। किस कारण चले गए? ये चाहते थे कि उनकी बेटर कंडीशंस हो, उनके लिए राइट्स दिए जाएं, ठीक है। और पूरे लगभग रशिया में धीरे धीरे ये राइट्स फैलने लगे, ये ध्यान रखिएगा। और इसको जार निकोला सेकंड जो था, इस तरह के प्रोटेस्ट को सप्रेस करने लगा। किसकी मदद से? मिलिट्री की मदद से। मैंने बताया ना, अगर आप राजा हो तो आप सारी चीजों को किससे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे? आर्मी से, ठीक है। लेकिन ये रिवोल्ट जितना राजा दबाने की कोशिश कर रहा था, उतना ज्यादा उग्र होता जा रहा था, याद रखिएगा, उतना ज्यादा फैलता चला जा रहा था पूरे के पूरे रशियन अंपायर में। फाइनली जार निकोलस सेकंड को यहां पे हार माननी पड़ी और उसने वर्कर्स के कुछ जो डिमांड थी उनको मान लिया, कुछ कंसेशंस दिए जार ने। अक्टूबर मैनिफेस्टो रिलीज किया, जिसमें सारी जो भी मतलब डिमांड थी लगभग वो मान ली गई। अब वर्कर्स की एक और डिमांड थी, याद रखिएगा, कि ड्यूमा स्टेब्लिश की जाए, पार्लियामेंट एक बनाई जाए। तो यहां पे पहली बार अक्टूबर मैनिफेस्टो में जार निकोला सेकंड ने कहा कि ठीक है भैया, हम एक ड्यूमा बनाने की मांग को आपकी एक्सेप्ट करते हैं, याद रखिएगा। और फाइनली वहां पे वर्कर्स की डिमांड थी कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराए जाएं, तो वहां पे इलेक्शंस भी कराए गए, याद रखिएगा। पीटर स्टोल्पिन प्राइम मिनिस्टर बनाए गए इलेक्शंस के द्वारा, ठीक है। और फाइनली 1906 से लेकर 1911 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। 1911 में इनको मार दिया जाता है, असैसिनेट कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है इनकी। तो यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं, कि रिवोल्ट जो रशियन 1905 का था, उसको फाइनली किसी तरह से राजा सप्रेस कर लिया उसने। भले पहले आर्मी से करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी, तो फाइनली उसने जो भी वर्कर्स की थोड़ी बहुत डिमांड थी उनको एक्सेप्ट कर लिया। यहां तक की बातें आपको समझ में आई कि नहीं? आई होप यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इनके नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयार कीजिए। जहां चीजें नहीं समझ में आती हैं, वीडियो को रिवर्स करके देखते रहिए, ठीक है। और बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, तैयारी करिए, ठीक है। ओके।